हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम लोग करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 4। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा टॉपिक है। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल। तो आसान टॉपिक है ये, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं अकेले जेई के सिलेबस में ही अगर मैं आपको बताऊं सो डिटर्मिनेंट आपको 3 जगह देखने को मिलेगा, राइट। एक तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब बेसिकली आप जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालने के लिए भी आप डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप यूजिंग डिटरमिनेंट जो है भैया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके अलावा आप लाइंस की कॉन्करेंसी, यानी कि ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू वन फिक्स्ड पॉइंट, है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन कॉमन पॉइंट, यानी कि कॉन्करेंसी भी स्टेब्लिश कर सकते हो आप डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके। डिटरमिनेंट का इस्तेमाल आपका बेसिकली जो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मतलब ये है कि भाई हम लोग जो है, एक तो हमने आज तक या तो सिंगल इक्वेशन पढ़ी है या पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ी है, या फिर मोर देन पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हो गई जिसका साइमल्टेनियसली कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा जो इस्तेमाल है आपको डिटरमिनेंट का वेक्टर में देखने को मिलेगा आपको साफ साफ। वेक्टर में आपको अगर आप देखेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का इस्तेमाल, डिटरमिनेंट का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, है ना। कहाँ पे भैया? क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके अलावा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, ये भी हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा वेक्टर के अंदर, ठीक है, इसके अलावा STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर भी आपका डिटरमिनेंट का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। और जिससे कि हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मिलता है, ठीक है। तो ये सब जगह भी हम लोग कहाँ डिटरमिनेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब ये वाली जो कहानी है ये तो वेक्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ये सारी कहानी कवर करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक लेक्चर में और लूँगा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर मैं क्रैमर्स रूल वगैरह पढ़ाऊँगा, है ना, जिसके अंदर मैं क्रैमर्स रूल पढ़ाऊँगा ना। तो बेसिकली जिसके अंदर मैं क्रैमर रूल पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्रैमर्स रूल पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो एक लेक्चर ये तो दोनों के दोनों जो है, एक ये तो आज हो जाएगा, ये लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है। और इसके अलावा वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो तो वेक्टर के अंदर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि हाँ डिटरमिनेंट्स काम की चीज़ है, इस्तेमाल होगी, है ना, वेरियस जगह पे इस्तेमाल होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, बचपन से लेके आज तक हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने के बड़े तरीके सीखे हैं ना। क्या क्या तरीके सीखे भैया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर हीरोन्स फार्मूला सीखा हमने, उसके बाद साइन रूल सीखा हमने, ठीक है। अब आज एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला भी सीख रहे हैं ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सीखा था बचपन में 10वीं क्लास में, लेकिन आज हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो कहता है कि भैया अगर देयर इज अ ट्राइंगल, लेट्स से, है ना, एंड दिस पॉइंट इज A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, ठीक है। कहता है इस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट
x1 y1 1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। हालांकि आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले ले लो, चाहे बी पॉइंट के ले लो, चाहे सी पॉइंट के ले लो, मतलब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। क्यों मैटर नहीं करेगा उसके पीछे भी एक रीजन बताऊंगा। फिर x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है ना, यानी कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 हाफ। और इस पूरी क्वांटिटी को अपन आप कैसे लिखोगे भैया, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग मॉडुलस के अंदर लिखेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज विल नॉट ब्रिंग एनी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उससे डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर तो मॉडुलस लगा हुआ है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल सिंपली कम आउट एज हाफ determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 and then this entire thing is in the modulus. This much square units, this much square units, ऐसे करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने यहां पे लिखा है ना, सो थ्योरी वाइज दिस इज इट, ठीक है। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना, एक कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, कोलिनियरिटी। अब देखिए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसको हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट्स कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए मान लीजिए 3 पॉइंट्स व्हेन दे आर कोलिनियर, यानी कि दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, वो एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं ना, ए x1 y1 राइट, बी x2 y2 राइट, एंड सी x3 y3, सी x3 y3। चेक कर लो। अब अगर 3 पॉइंट्स बच्चों कोलिनियर हैं, यानी कि दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है? कैन आई से सो? है ना। तो इसका मतलब फॉर ए बी सी टू बी कोलिनियर, ए बी एंड सी टू बी कोलिनियर, फॉर ए बी सी टू बी कोलिनियर, मैं कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैज टू बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैज टू बी 0। ठीक है भैया, दैट मीन्स 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1, राइट, दिस डिटरमिनेंट विल बी 0 और इसका मॉडुलस 0। अब देखिए हाफ तो 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट ही 0 होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स ए बी सी टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होने के लिए दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन बच्चों, ये कंडीशन है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, नाउ अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। अब एक इसका तीसरा पर्सपेक्टिव भी है, क्या कि हम लोग वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज किसी क्वेश्चन में किसी इंटरमीडिएट स्टेप में यूज हो सकता है। तो आपको एक है ना अप्रोच और एक डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सो पहले इतनी बात नोट करेंगे भैया, प्लीज प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया हम लोग। ठीक है, ठीक है क्या भैया, ठीक है क्या, जल्दी से बोलो, ठीक है क्या, क्लियर है क्या? वंडरफुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देखिए मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ के भी आए होंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये बड़ा आसान है लिखना, ये बड़ा आसान है लिखना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है भैया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो लेट्स से आई एम कंसिडरिंग अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, I am considering a straight line which is passing through, let's say, 2 points, A x1 y1 and B x2 y2। So देखिए आपको भी पता है कि इसकी इक्वेशन जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स y minus y1
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या बाबा? जल्दी बोलो। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? इनटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये तो तरीका हमको आता ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा डिटर्मिनेंट की अप्रोच से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई मान ले तीसरा पॉइंट एक्स वाई कोई भी एक जनरल पॉइंट है इस लाइन पे, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, राइट। और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोलिनियरिटी की वजह से 0 हो जाएगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आपको एक इक्वेशन इन एक्स वाई देगा, ये आपको इक्वेशन इन एक्स वाई देगा, वही आपकी क्या है भैया? बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। सो डिटर्मिनेंट को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? चलिए, सो ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाए हैं, इन तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करूंगा, ठीक है भैया। चलिए आइए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। सो ये तो बेसिकली एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टू स्टार्ट विथ, ठीक है। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सो हम लोग कैसे निकालेंगे भैया? मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट 3 2 1 11 8 1 8 12 1, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, है ना। सो वी कैन से हाफ, है ना। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लो भैया, ये डिटर्मिनेंट कितना होगा, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्लस माइनस प्लस भी करें तो इट इज 3 और ये 8 1 जा 8 माइनस 12, ठीक है भैया, माइनस 2, दिस इज 11 माइनस 8, ठीक है, प्लस 1 इट इज 11 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 8, ठीक है, दिस इंटू हाफ इन द मॉडुलस, ठीक है भैया। सो इट मीन्स हाफ इट विल बी भैया 3 और 12 में से 8 गया, माइनस का 4, तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 11 में से 8 गया 3, प्लस 11 इंटू 12 कितना हुआ भैया? 12 धाम 120 और 12 एकम 12, तो इसका मतलब 132 और उसमें से 64 घटा देंगे, ठीक है भैया। तो जरा आप ध्यान से देख लो भैया कितना हो गया ये, इट इज़ 1/2 मॉडुलस, है ना। सो इट इज़ माइनस का 12 माइनस का 6 प्लस का 132 माइनस का 64, जरा ध्यान से देखेंगे भैया। सो 132 और 12 6 18 और 64, सो 8 4 12 का 2 का हासिल को 1 6 1 7 और 1 8 82, सो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, तो 25 स्क्वायर यूनिट्स विल कम आउट इज द आंसर। आप सेरस मेथड से भी निकाल सकते हो, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सो 25 स्क्वायर यूनिट विल कम आउट एज द आंसर, ठीक है भैया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलें आगे चलें क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। अब देखिए एक बात समझिए, बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें एक बात तो कही जा सकती है ना कि यार जो ए सी है, राइट, या फिर लेट्स से जो बी डी है वो कॉमन है। सो बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी। और अगर देखा जाए तो मॉडुलस हाफ इट इज ए कितना है, -3 1 1 -2 -2 1, है ना, और डी कितना भैया 3 -1 1, ठीक है, ओके, प्लस मॉडुलस हाफ इट इज सी बी डी की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो 1 4 1 एंड सी बी डी बी कितना -2 -2 1 एंड डी इज 3 -1 1। अच्छा एक बात बताओ, स्प्लिट सम प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई थी, स्प्लिट सम प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड जो रो है वो सेम ही है, तो क्या हम लोग फर्स्ट रो को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? बताओ भैया, स्प्लिट सम प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड रो सेम है, तो यानी कि इसका मतलब
वी कैन से कि भैया देखो इट इज़ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट -3 + 1 1 + 4 1 + 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रहेंगे भैया सेम। चेक कर लो, ठीक है, रहेंगे क्या, है ना। सो इसका मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -3 + 1 माइनस का 2, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, -2 -2 1 3 -1 1। क्या हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या भैया, है ना। सेरेस डायग्राम मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को फिर से लिख लेते हैं ना, 5 -2 -1। तो देखिए क्या होगा, दिस प्रोडक्ट विल कम आउट एज हाफ इंटू मॉडुलस, ठीक है। सो दिस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है भैया, -2 × -2 × 1 4 प्लस 5 × 15, राइट। सो 2 1 और -1, तो यानी कि माइनस का 2, ठीक है। एक नहीं है बाबा, वो एक नहीं है, वो 2 है, -2 है और -1 है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, -3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। फिर -1 × -2 दैट इज माइनस का 2 हो जाएगा, एंड देन 1 × -2 है ना, -1 × -2 × 5 यानी कि माइनस का 10 यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा। सो दिस आंसर विल कम आउट एज बच्चों कितना, 15 4 19 4 23 2 25 और 10 35 10 45 -2 43, है ना। सो 43/2 स्क्वायर यूनिट्स विल कम आउट एज अवर आंसर। So this is how we can find out the area of quadrilateral using split sum property, ठीक है, क्लियर है क्या भैया। चलिए, तो कहीं तो हमारी स्प्लिट सम प्रॉपर्टी देखो इस्तेमाल हुई है, ठीक। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, है ना। इसी तरीके से इजीली हमने, है ना, बेसिक 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आइए एक जेई का क्वेश्चन करते हैं ना, और बच्चों आंसर है इसका 10 स्क्वायर यूनिट्स, और हमारा कितना आ रहा है 43/2 स्क्वायर यूनिट्स। पूरा का पूरा हमने इसको चेक कर लिया है ऑलरेडी, कहीं कोई गलती समझ में नहीं आ रही है। ये जिसने क्वेश्चन बनाया ना, इसको मैं क्या बोलूं, गलती उसकी भी नहीं है, लेकिन गलती इसी की है जो क्वेश्चन बनाया है। बताऊं कैसे, चलो दिखाता हूं। बहुत चतुराई दिखाई इसने, बहुत चतुराई दिखाई। क्वेश्चन बनाने वाले काहे को चतुराई दिखाई। बेसिकली ए पॉइंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में -3 1 के साथ। बी पॉइंट कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, एंड डी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा तो मेरे भाई ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा भाई। हमने जिस बात का एरिया निकाला, ये किसका एरिया निकाल दिया हमने, ये कौन सा एरिया है, ये हमने गलत एरिया निकाल दिया है, ठीक है। सो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए भैया, हमको क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली ABCD का नहीं ABDC का, अच्छा उसकी भी गलती इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसने बोला नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है या ABDC है, उसने तो 4 वर्टिसेस दे दिए, है ना। लेकिन हमने आज तक जो सीखा है उसके हिसाब से जिस ऑर्डर में पॉइंट्स देते हैं उसी ऑर्डर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। बट ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो आप 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। तो अब हम लोग ABDC का निकालेंगे, और ABDC में ABC एंड DBC, ठीक है भैया, DBC। तो अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, ABC का मतलब क्या भैया, इट इज़ -3 1 1 और -2 2 1 एंड 1 4 1, ठीक है ना। एंड DBC की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो DBC इज़ 3 -1 1 एंड -2 2 1 एंड 1 4 1, ठीक है, ओके। और ये तो और अच्छी बात हो गई। अब हम देखो स्प्लिट सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो और ज़िंदगी हमारी बेहतरीन हो गई। क्या भैया, इट इज़ फर्स्ट रो को ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड रो तो सेम ही है, तो -3 + 3 0 1 - 1 0 1 + 1 2, ओहो चेक कर लो। और ये -2 2 और 1 और 1 4 1 तो एज इट इज़ रहेंगे भैया। स्प्लिट सम प्रॉपर्टी लगाए भैया हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/2 बेसिकली अगर हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करें तो 2
इंटू इट इज़ माइनस का 6 है ना, ये मॉडुलस में चल रही है भाई बात, ये मॉडुलस में चल रही है, माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो माइनस का, सॉरी माइनस का 6 नहीं बाबा, माइनस का 6 नहीं है, माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 और माइनस का 2. So guys, what will happen, like it is 2 into minus का 10, okay, and this is in the entire modulus, तो we can say 10 square units है ना, 10 square units. अब ये पहले से ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन यार इसने हमारे साथ धोखा तो किया ही है ना, धोखा तो हुआ है हमारे साथ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था. ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे चलेंगे. अब तो हमारा बिल्कुल 10 स्क्वायर यूनिट्स आ गया. यस, ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. जेई 2022 में क्या पूछा गया है? कह रहा लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी बी 4 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो कह रहा है कि लेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 1 अल्फा 1 अल्फा 0 1 0 अल्फा 1 है ना. ये एरिया जो है भैया वो कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है. कह रहा है इफ द पॉइंट अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा आर कोलिनियर. सो यानी कि इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अल्फा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा अल्फा 1 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा 1 इज इक्वल टू 0. देन बीटा का वैल्यू बताइए भैया. ठीक है, देन बीटा का वैल्यू बताइए. ठीक है भैया, निकाल देंगे. सबसे पहले तो देखो, अगर ये मॉडुलस साइन हटता है तो वी नो वेरी वेल दैट मॉडुलस एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए. क्या बोलती पब्लिक? तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 1 अल्फा 1 अल्फा 0 1 0 अल्फा 1 का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 4 दूनी 8, है ना. मॉडुलस हटा दिया अगर हमने. अच्छा, इसको अगर हम लोग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हैं या कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो ना, 2 ही टर्म एक्सपेंड करनी पड़ेगी, 2 ही टर्म एक्सपेंड करनी पड़ेगी. तो 1 इट इज 0 माइनस अल्फा. ठीक है, क्लियर है भैया? अच्छा, माइनस अल्फा इट इज वी कैन से अल्फा माइनस अल्फा. क्या बोलते हैं, है ना? क्या आ रहा भैया? अगर हम लोग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 इट इज 0 माइनस अल्फा. ओके, देन माइनस अल्फा, ये अगर हमने काट दिया तो इट इज अल्फा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8. तो इसका मतलब भैया यहाँ पे तो मेरे को साफ समझ में आ रहा है क्या, मैंने 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 1 अल्फा 1 अल्फा 0 1 0 अल्फा 1. ठीक है, तो इस हिसाब से तो मेरे पास ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी और अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 आ जाएगा ना. ठीक है, माइनस प्लस 8 आ जाएगा. यहाँ से तो मेरे पास अल्फा माइनस प्लस 8 आ रहा है. अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे जरा कुछ सॉल्व करना चाहता हूँ. ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बीटा के टर्म्स में इसको सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा भैया? यहाँ से मैं अल्फा कॉमन ले लूँ क्या? अगर मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूँ इस फर्स्ट कॉलम से तो 1 माइनस 1 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बीटा 1 1 1. ठीक है, ओके ओके ओके, दिस इक्वल टू 0. देखो अल्फा तो 0 नहीं है, अल्फा तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला डिटर्मिनेंट ही 0 होगा. ठीक है ना. अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहा हूँ. तो इट इज़ 1 इट इज़ अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा इट इज़ माइनस 1 माइनस अल्फा. ओके, एंड देन प्लस 1 इट इज़ माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर. दिस इज कमिंग आउट एज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देख लेते हैं भैया, अल्फा माइनस बीटा और ये हो गया माइनस का अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो अल्फा से देखो अल्फा गया. ठीक है, और ये हो जाएगा भैया 2 बीटा, है ना, इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर. ये भी कह सकते हैं हम लोग, 2 से 2 भी कट गया. ठीक है, सो बीटा विल कम आउट एज माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो 64 होगी. ठीक है, सो माइनस ऑफ 64 इज कमिंग आउट एज बीटा. सो बीटा को हम लोग माइनस ऑफ 64 पुट कर सकते हैं. यस, सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है क्या भैया? तो देखिए, बेसिक जानकारी के तहत जो है ये एक जेई का पीवाईक्यू था, 2022 में पूछा गया था, कर दिया हम लोगों ने. ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा. चलें आगे. वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़े क्या? आगे फर्दर प्रोसीड करें, एक क्वेश्चन और करें क्या, है ना. चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं. आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है ना? बताइए भैया.
सही चल रहा है ना, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है, इसको देखते हैं भैया। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है, देखिए जेई में पूछा गया है 2020 में, कहता है लेट 2 पॉइंट्स बी ए एंड बी इफ ए पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश बी सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। सो पी ए बी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लूं पहले मैं, एक्स डैश वाई डैश 1, ए के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 1 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 0 2 1। ये जो एरिया है बाबा वो 5 स्क्वायर यूनिट्स है, और वो कह रहा है कि एंड इट लाइज ऑन, क्या लाई कर रहा है, पॉइंट, इफ अ पॉइंट दिस बी सच दैट ट्राइंगल पीएबी का जो एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस, तो यानी कि 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा को उधर भेज देंगे तो इट इक्वल टू 4 लैम्डा, राइट। और हमको देखिए एक्स डैश वाई डैश में एक इक्वेशन तो ये मिल गई, एक्स डैश वाई डैश में उधर भी एक इक्वेशन मिलेगी, राइट है क्या, और हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना बाबा, हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो हमें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मॉडुलस हटाएंगे तो एक्स डैश वाई डैश 1 1 माइनस 1 1 0 2 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10 भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भैया। अब अगर हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक्स डैश इट विल बी माइनस 1 और इट विल बी माइनस का 2, ठीक है, फिर माइनस वाई डैश इट्स 1 माइनस 0, ठीक है, प्लस 1 इट्स 2 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। सो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3x डैश और माइनस का y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 माइनस 2। सो 3x डैश प्लस y डैश की वैल्यू माइनस प्लस 10 और प्लस 2 हो जाएगी क्या, जरा चेक करो। सो इसका मतलब 3x डैश प्लस y डैश का वैल्यू कितना आ गया भैया हमारे पास, माइनस प्लस 10 प्लस 2 का वैल्यू 4 लैम्डा। नाउ what are the different possible values of lambda, taking positive sign 10 प्लस 2 12 12 बराबर 4 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी भैया 3, एंड टेकिंग द नेगेटिव साइन इट इज माइनस 10 प्लस 2 माइनस का 8 इक्वल टू 4 लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, चेक कर लो भैया। सो 3 एंड माइनस 2, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 3, है ना, क्योंकि 3 ही पॉसिबल वैल्यू अपने को गिवन है, ठीक है, क्लियर है क्या, परफेक्ट चल रहा है भाई मामला, आ रहा है आपको, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आ रहा है, कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लगा के हम लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अचीव्ड योर फर्स्ट माइलस्टोन, बड़ी जल्दी आ गया राज, है यह सही आ जाता है वैसे, है ना, डेली आ जाता है लेक्चर के बीच में, है ना, समा बांधने के लिए। चलो भाई थोड़ा सा पढ़ाई से हटके कुछ और बात भी हो जाए। तो आज का टास्क क्या है, 1 डायलॉग इन मुजफ्फरनगर एक्सेंट। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मुजफ्फरनगर एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, नेक्स्ट टू मेरठ, है ना, एंड नेक्स्ट टू रुड़की, ठीक है, और रुड़की तो तुम जानते हैं IIT रुड़की, हाँ। सो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, और हमारे मुजफ्फरनगर के एक्सेंट में कोई डायलॉग बोलना है तो ठीक है। पढ़ ले भाई पढ़ ले, तो कह रहा था IIT की तैयारी करूँगा मैं, हैं, पढ़ पुढ़ तो रहा नहीं तो कुछ, तो वैसे यूट्यूब पर टाइम पास कर रहा भाई, हैं, पढ़ ले भाई कुछ हो जाएगा, नहीं तो यहीं जो है नहीं खेती करनी पड़ जाएगी। हाँ बापू ना भेजे कहीं पे भी, समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ पढ़ लो। अब तो मैं भी भूल गया यार, कई साल हो गए मुजफ्फरनगर से निकले हुए। सो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जब आ जाता है ना बंदा तो थोड़ा सही से बोलता है ना। बहुत साल लगाए हमने उस एक्सेंट को बदल के इस प्रोफेशनल एक्सेंट में लाने में, क्योंकि फिर नहीं तो जनरली लोग हमको ना थोड़ा सा वैसे समझ लेते थे, अरे ये तो वैसे ही डाउन टाउन विलेजर। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके तो क्या कह रहा है भैया, जेई में पूछा गया है 2022 में ये सवाल कह रहा है लेट A11 B -4 3 C -2 5 -5 बी द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, P बी अ पॉइंट ऑन साइड BC, है ना। तो लेट्स से ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और P बी अ पॉइंट ऑन साइड BC
है ना, कहीं पे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकता है. एंड ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB. ओके, सो दिस इज ट्राइंगल 1 एंड ABC इज ट्राइंगल 2. सो इफ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 is equal to 4/7, okay, then the area enclosed by AP, AC and the x-axis. Okay, AP and AC and x-axis. भैया ये तो कुछ खतरनाक ही हो गया. A क्या है भैया, 1 1 है. अच्छा, और B क्या है, -4 3 है. और C क्या है भैया, -2 -5 है. ओके, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए y कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -5, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहीं यहाँ बैठेगा. अच्छा, और ये y कोऑर्डिनेट जो है A और B के बीच में तो 0 कहीं नहीं बैठ रहा है. अच्छा, A और P के बीच में थोड़ा फिगर मेरे को थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली निकालना है मेरे को. सो एक काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं. A11 लेट्स से यहाँ पे हो गया ना, A11. ओके, B कितना हो गया, -4 3, तो -1 2 3 4 और प्लस का 3, तो B यहाँ पे हो गया -4 3. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट C, इट इज़ -1 -2. ठीक है, और ये माइनस का 5. ठीक है, लेट्स से ये C पॉइंट हो गया -2 -5. ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि दिस इज एग्जैक्टली योर ट्राइंगल. ठीक है, ठीक है. ओके, ना वो कह रहा है कि भैया एरिया एनक्लोज्ड बाय द ए, दिस इज, अच्छा, वेयर इज द पॉइंट P, वी डोंट नो पॉइंट P कहाँ पे है. ओके, अच्छा, उसने कहा डेल्टा 1 डेल्टा 2. अच्छा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 को देख के ये लग रहा है कि डेल्टा 2 पूरा का पूरा 7 क्वांटिटी है, तो और डेल्टा 1 4 है, तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा 1 जो है वो इनसाइड डेल्टा 2 हो. ठीक है ना. सो इनसाइड डेल्टा 2 अगर हिसाब देखते हैं, अच्छा, वो कह रहा है कि AP, AC एंड एक्स एक्सिस, तो कहीं ना कहीं AP लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, तो सही मायने में मुझे कौन सा एरिया चाहिए, AP, AC एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया चाहिए. ओहो हो. अब देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा लेंथी. क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो लेट्स से मैंने पॉइंट PXY माना, तो ये करने से डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 करने से XY में एक रिलेशन आएगा, XY में एक इक्वेशन आएगी, लेट्स से इक्वेशन 1. फिर भी मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, तो मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए BC की इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा. और ये BC की इक्वेशन और ये P पॉइंट जिस पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स XY में ये रिलेशन है ना, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. इन दोनों को सॉल्व करूंगा और उसके बाद मुझे फिर AP एंड AC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, AP की इक्वेशन और AC की इक्वेशन. और AP की इक्वेशन में मेरे को y इक्वल टू 0 रख के बेसिकली ये पॉइंट लेट्स से इसको बोल देंगे Q और इसको बोल देते हैं R. तो यहाँ पे AC की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख के मेरे पास यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे R आएगा, और तब जाके मैं AQR का ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा. ओहो हो भाई, इतना टाइम होता है क्या जेई में, हैं? इतना टाइम होता है क्या भाई जेई में? ये तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है. हाँ, इसको स्किप कर देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए भाई, क्योंकि जितने में ये एक होगा उतने में तो हम 4 क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है ना. बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, है ना. हम भी कर देंगे सॉल्व इसको, ठीक है, लेकिन आगे चल के कुछ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आके सॉल्व कर लेंगे. टेंशन मत लो, इसका मैं सॉल्यूशन आपको लिखवा दूंगा पूरा का पूरा. लेकिन अभी ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम लोग बात करें तो इसकी रेलेवेंसी ऐसी है कि भाई कॉन्सेप्चुअली लर्न कर सकते हैं, बट है ना, और कोई शॉर्टकट भी नहीं दिख रहा है इसका, है भाई, शॉर्टकट भी नहीं दिख रहा है. सारा काम इस एक्स एक्सिस ने खराब किया है. अगर ये एक्स एक्सिस ना होता, AP, AC और PC बोल देता वो, तो भी अपन कुछ रेशो के साथ गेम खेल सकते थे, है ना. ये एक्स एक्सिस जैसे इसने बोला ना, तो उससे थोड़ा सा काम खराब हो गया. क्या हम लोग कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी लगा सकते हैं क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी लगा सकते हैं क्या इसके अंदर? AP एंड AC नहीं यार, ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस बोल दिया ना, तो एक्स एक्सिस बोल दिया तो इसका मतलब Q और R के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी, है ना.
तो चलो ठीक है, इसको करेंगे है ना, थोड़ी देर में करेंगे। पहले आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी लिखवा सकता हूँ, जहाँ पे अपन थ्योरी लिखवाते हैं वहाँ पे भी लिखवा सकते हैं। बेसिकली कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या है, अगर 3 लाइन्स हैं, राइट, इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर, लेट्स से ये तो खैर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है ना, वो ax प्लस by प्लस cz करके तो क्या हो गया, वो 3D ज्योमेट्री में प्लेन पहुंच गया। सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये होती है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c, राइट। और लाइन 2 लेट्स से मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड लाइन 3 बेसिकली मेरे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। सो बेसिकली अगर हम लोग इसकी कॉन्करेंसी की बात करें, कॉन्करेंसी का मतलब क्या है बच्चों, कि ऑल ऑफ देम बेसिकली पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, L1 L2 एंड L3 आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट। तो कॉन्करेंसी की कंडीशन होती है भैया, क्या कंडीशन होती है, इट्स A1, ये जो कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म है, राइट, इनका डिटरमिनेंट जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हालांकि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भैया हम 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और उससे जो सॉल्यूशन आए वो हम लोग तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखें, तो भी हमको कॉन्करेंसी हम लोग चेक कर सकते हैं। बट वो थोड़ा लेंथी मेथड है। इट वुड बी बेटर कि हम लोग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट का डिटरमिनेंट बना के उसको 0 अगर शो कर सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कॉन्करेंसी। क्लियर है क्या भैया? चलें आगे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो दैट मीन्स अगर लाइन्स कॉन्करेंट हैं तो 2, 1 और -1, a 3 और -3, राइट, 3, 2 और -2, इनका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी एक रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कर दो भाई, ठीक है। सो इट इज 2, इट इज 3 टू द -6 और प्लस, और रे 3 टू द -6 और +6, ठीक है। फॉर -1 इट इज माइनस का 2a प्लस का 9, ठीक है, एंड -1, ठीक है, एंड दिस इज 2a माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज, देखिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे अपन देखेंगे तो प्लस का 2a, ये क्या हो गया बाबा, प्लस का 2a, और देखो यही तो अपने को 0 प्रूव करना है। दिस इज तो वी हैव टू शो दिस फॉर कंकरेंसी, वी हैव टू शो दिस। तो अगर अपन LHS सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने को पता तो चल गया यार, क्या कि 2a minus 9 -2a minus 9 will come out as 0 which is equal to RHS. So this is what we need to show. कॉन्करेंसी हमने शो कर दी है ना, और फ्यूचर में हम लोग कॉन्करेंसी की कंडीशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं टू गेट सम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, जैसे वो कह रहा है कि इफ द लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट, है ना, एंड वेयर A B C आर द डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम 1, है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भैया A और B और C डिस्टिंक्ट है, यानी कि तीनों अलग अलग हैं, और नॉट इक्वल टू 1। सो कह रहा है कि इफ दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट। तो बना दिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजिंग द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो कैसे करेंगे भैया, अब देखिए लाइन्स अगर कॉन्करेंट हैं बाबा, लाइन्स अगर कॉन्करेंट हैं तो कंडीशन क्या प्रिवेल करेगी, A 1 है ना, A y का कोफिशिएंट 1 राइट, 1b1 एंड देन 1 c, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, और A और B और C तीनों अलग हैं और 1 से अलग हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके हमको उसकी वैल्यू निकालनी है भैया। कैसे निकाल सकते हैं जरा चेक कर लेंगे भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, जरा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, A -1 B -1, है ना, सो C -1, ओके। सो मैं कुछ चीज़ें करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 चेंजेस टू R2 - R1 करता हूँ एंड R3 चेंजेस टू, है ना,
अगर सब एक एक करके चेंज करते हैं ना, अगर मैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 करूँ, सो A1 सो 1 माइनस A है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? ओके, सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ओके। मैं वन को मैं एक्चुअली डिटरमिनेंट को वैसे भी ये लाने का तो मेरा चांस है ही, A-1 B-1 C-1 तो मुझे लाना ही है, पर मैं चाह रहा हूँ कि जीरोस भी आ जाए। जीरोस आने से क्या फ़ायदा होगा कि मुझे जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो मेरे जो एफर्ट है वो कम हो जाएंगे, है ना, मुझे कम टर्म्स के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। बट ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ कॉलम में लगाते हैं यार, है ना। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो इट विल कम आउट एज A-1 1 माइनस B और 1 माइनस 1 0, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 भी कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 0 B माइनस 1 एंड 1 माइनस C एंड दिस इज 1 1 एंड C, ओके। चलो जितना भी आ गया उतना ही बतेरा है हमारे को, तो है ना, उतना ही बतेरा है। एक काम करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो A-1 दिस इज C इंटू B माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस C, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? प्लस 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C माइनस 0, ठीक है, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, ओहो हो, ठीक है, इसमें देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर मत करना, है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करके कोई काम नहीं चलेगा। जरा देख लेते हैं सावधानी से कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये C इंटू A-1 इंटू B-1, एक तो सिचुएशन ये आ रही है, फिर एक आ रही है माइनस A-1 इंटू 1 माइनस C, एक ये कंडीशन आ रही है, एक 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C आ रहा है इक्वल टू 0। अच्छा पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उस टर्म में लेके आता हूँ ना। सो C इंटू A-B और B-1, यहाँ पे मेरे पास A-1 तो है ही, ठीक है। C-1 करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस B 1 माइनस C, तो इसको मैं B-1 C-1 कर सकता हूँ। अब जाके मेरी कहानी थोड़ी सी सॉल्व हुई। एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन लाने के लिए मुझे A-1 B-1 C-1 से बोथ साइड डिवाइड करना चाहिए। तो उधर साइड तो डिवाइड करके कुछ मिलेगा नहीं, मैं 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो A-1 B-1 C-1 से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। वहां से देखो बच्चों मेरे पास क्या हुआ, दिस अपॉन दिस इज C अपॉन C-1, ठीक है, जरा चेक कर लो, प्लस A-1 C-1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन B-1, ठीक है, प्लस फिर B-1 C-1 अपॉन दिस यानी कि 1 अपॉन A-1, ठीक है ना। सो दिस विल बी कमिंग आउट एज 0। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तो C अपॉन C-1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन B-1 माइनस 1 अपॉन A-1 लिख सकता हूँ क्या? और मेरा काम बन गया। देख अगर बहुत ध्यान से देख, अगर तू यहाँ पे C अपॉन C-1 की वैल्यू रख दे तो देख बेटा क्या होगा, A अपॉन A-1 माइनस 1 अपॉन A-1 प्लस B अपॉन B-1 माइनस 1 अपॉन B-1। तो A-1 अपॉन A-1 1 और B-1 अपॉन B-1 इज 1, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया? आंसर अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो देखो कॉन्करेंसी का इस्तेमाल करके कितनी बेहतरीन बात हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाई ये खत्म होता है। मैं बता रहा था आपको छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे अब, और जिसमें कि हम लोग माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 2-3 छोटे टॉपिक थे, आधे 1-1 घंटे के, एंड देन फिर हम लोग एडजॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मेन तो एडजॉइंट पढ़ना है हमको, डिटरमिनेंट में एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ना है, ठीक है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन वो रह तो गया है हमारा जो हमने छोड़ा था, हाँ ये वाला। क्या करें भैया, इसको करें क्या?
सो आई वुड सजेस्ट कि यार ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में तो हम लोग स्किप कर देंगे, ये तो हम लोग को बिल्कुल श्योर है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करके कोई पॉइंट नहीं है ना, इतने में तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अदर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ बहुत अच्छी कोई अप्रोच दिखाई नहीं दे रही है, और ये मान लेते हैं अगर हम लोग इसको एस्टिमेट भी करें, इसका टाइम एस्टिमेशन भी करें, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 यानी कि 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमको एक एक्स वाई में एक क्वेश्चन लानी है, तो कम से कम हमको कुछ भी नहीं तो 1 मिनट तो ये लगेगा, राइट। फिर हम लोग BC की क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं लीस्ट पॉसिबल टाइम कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, तो 2 मिनट तो अपने को यही लगेगी। उसके बाद P पॉइंट आएगा, फिर AP की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख के, है ना, 1 मिनट इसमें, 1 मिनट AC की इक्वेशन निकाल के y की वैल्यू 0 रख के R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एंड देन उसके बाद कम से कम 1 मिनट लगेगा हमको AQR का डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करके एरिया निकालने में। तो 5 मिनट तो तब है जब हम लोग को, मतलब हम लोग बहुत फास्ट चलें बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो 5 मिनट में देखिए तरीका मैंने आपको बता दिया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी कोई बेटर अगर इसका पॉसिबल वे होगा, ठीक है ना, तो आई वुड इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन द एनी ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, तो बस मैंने ये ले लिया होगा, है ना, मैं ले लेता हूँ, कॉन्सेप्ट देख के क्वेश्चन ले लेता हूँ, बट ये क्वेश्चन तो मतलब बेसिकली बहुत ही लेंथी है, तो वी कैन स्किप फॉर नाउ, ठीक है। बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर कितना भी है इसका, C है। सो आप लोग एक बार घर पे ट्राई करेंगे और मार्क करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं देखता हूँ कि इसका और बेटर और क्विक मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय। यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है, फ्रॉम द विद्यावाइज ऐप, फ्री स्टडी बिल्ड सेक्शन, एंड बाकी मज़े से पढ़ते रहो, है ना, ज़िंदगी में एकदम लगा के, मन लगा के। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।